अगर आप सन टेम्पल सूर्य मंदिर की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो ये व्लॉग आपके लिए। सबसे पहले आप ध्यान से इस मंदिर का स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि अभी मंदिर इस कंडीशन में नहीं है। ये तो सिर्फ रेप्लिका है। जब मंदिर अपने फुल स्केल पे खड़ा था, ये उसका एग्जैक्ट डिक्टो रेप्लिका है। तीनों स्ट्रक्चर में से सिर्फ जो सेंटर वाली बिल्डिंग है वही खड़ी है, बाकी दोनों बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है। और इसे मैं इसलिए ध्यान से देखने के लिए कह रहा हूँ कि जब आप मंदिर विजिट करने जाएंगे तब आपको ये चीज़ें काम आएगी। और यहाँ क्लियर वर्ड्स में लिखा है कि ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर की रेप्लिका है। अब आप जो रेप्लिका देख रहे हो मंदिर की, ये सेकंड रेप्लिका है और इसके अंदर आप देख पा रहे हो कि भाई सिर्फ सेंटर वाली बिल्डिंग खड़ी है। पहली वाली रेप्लिका में आपने नोट किया होगा कि टोटल 3 स्ट्रक्चर थे और अभी यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्ट्रक्चर है और वो भी सेंटर स्ट्रक्चर है, जिसका मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर दोनों डैमेज हो चुके हैं। ये रेप्लिका मंदिर की करंट सिचुएशन की एग्जैक्ट कॉपी है। ये दोनों जो स्टैचू स्कल्पचर है ये रियल स्ट्रक्चर्स है। मंदिर का जो डैमेज पार्ट था वहाँ से इन्होंने यहाँ पे लाके सोविनियर्स की तरह रखे हैं। और इस स्ट्रक्चर को कौन नहीं पहचानता है, करेंसी नोट पे तो आपने इसको देखा ही होगा। रियल नहीं, सिर्फ जो पीछे के स्टैचूज थे ये रियल है। बाकी जितनी भी चीज़ें आप ये साइड देख रहे हो, ये सारी की सारी जो अपना आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने उन्होंने डिज़ाइन करके एज ए म्यूजियम में यहाँ पे 100 पीस में रखे, जिससे आप पूरी हिस्ट्री जान सकते हो। अब इतना देखने के बाद आप व्लॉग को स्किप मत कर देना, क्योंकि एंड ऑफ द व्लॉग के अंदर मैंने एक पार्ट रखा है जिसके अंदर मैंने वीडियो पुटअप किया है, जिसके अंदर पूरे मंदिर से रिलेटेड हिस्ट्री डिपिक्ट की गई है, वो भी वीडियो के थ्रू, 3D वीडियो के थ्रू। तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं इतना तो कहूँगा कि भाई कुछ नहीं तो वो लास्ट वाला प्लॉट आप देख लेना, जिससे ना आपको मंदिर की हिस्ट्री पता चल जाएगी कि मंदिर किसने बनाया था, कब बनाया था, कैसे बनाया था, उसका आर्किटेक्चर कौन है और सबसे मेन रीज़न कि मंदिर डैमेज कैसे हुआ, वो सारा का सारा उसके अंदर शो किया गया है। तो वो प्लीज़ आप देख लें। और ये एक वॉर हॉर्स का स्ट्रक्चर है, जबकि ये स्ट्रक्चर आर्टिफिशियल है। पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जितने भी आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर हैं वो सबके सब उनकी डिज़ाइन मंदिर में से उठाई गई है। मतलब कभी ना कभी ये स्ट्रक्चर मंदिर के अंदर हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि भाई मन की डिज़ाइन बना के लगा दिए। और ये जितने भी आप सामने स्टैचूज देख रहे हैं सबके सब रियल है। मंदिर का जब एग्जीबिशन होगा तब निकले तो और यहाँ पे आके इन्होंने रखे, और सारे स्ट्रक्चर किसी न किसी भगवान या किसी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम देखने जा रहे हैं इस सन टेम्पल की हिस्ट्री। वे अपने सहयोगी बीसू महाराणा के साथ मंदिर का प्रतिरूप बनाते और नरसिंहदेव के समक्ष प्रस्तुत करते। नरसिंहदेव मंदिर का प्रतिरूप देखकर अभिभूत हो जाते और शीघ्र मंदिर निर्माण कार्य आरंभ करने का आदेश देते। तत्पश्चात वो किनारे से पत्थर डलवाना शुरू करते और मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से आगे बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ कलिंग के उत्तर के राज्यों के नवाबों के बार बार राज्य पर आक्रमण हो रहे थे। इन आक्रमणों से क्रोधित होकर नरसिंहदेव अपनी विशाल सेना को लेकर युद्ध के लिए निकल पड़े। शक्तिशाली गौड़ वंग के नवाबों को भी युद्ध में परास्त कर दिया और उनसे प्राप्त सारा धन अपने कब्जे में लेकर सूर्य मंदिर के निर्माण कार्य में लगा दिया। 1200 कारीगरों के अथक प्रयास से 12 साल बाद विशाल और भव्य सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उस समय के लोगों में वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और खगोल शास्त्र का जो ज्ञान था, उसे देखकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। कई प्रयासों के बाद भी मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित नहीं हो पा रहा था। क्रोधित नरसिंहदेव ने आदेश दिया कि कल प्रातः काल तक यदि कलश स्थापित नहीं हुआ तो सबके सब धड़ से अलग कर दिए जाएंगे। सभी शिल्पकार घोर चिंता में डूब जाते। दूसरी तरफ मुख्य शिल्पकार बीसू महाराणा का 12 साल का बेटा धर्मपद सूर्य मंदिर के प्रतिरूप पर कलश बिठाकर प्रसन्न होता है और मां के सामने अपने पिता से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है। मां अपने बागीचे के पेड़ पोटली में बांध कर देती है और कहती है, अपने कुत्ते बलिया को साथ लेकर कोणार्क जा। बलिया अपने मालिक को पहचान लेता है और बीसू महाराणा से लिपट जाता है। धर्मपद अपने पिता को प्रणाम करता है और अपना परिचय देता है। सबको चिंता में देखकर वो अपने पिता से इसका कारण पूछता है। कारण जानकर धर्मपद कहता है, अगर आप आज्ञा दें तो मैं मंदिर के गुंबद पर कलश स्थापित कर सकता हूं। श्री सांतरा धर्मपद को अनुमति दे देती। धर्मपद गुंबद पर चढ़ जाता है
और कुछ ही समय के प्रयत्न के पश्चात वो कलश को स्थापित करने में सफल हो जाता है। गुंबद पर कलश स्थापित होते ही नीचे गर्भगृह में चारों दिशाओं में लगे चुंबकों के आकर्षण से सूर्य महाप्रभु की मूर्ति शून्य में स्थापित हो जाती है। सब धर्मपद को कंधे पर बिठाकर खुशी से नृत्य करने लगते हैं। तभी कुछ कारीगर इसका विरोध करते हुए कहते हैं, अगर सुबह राजा को यह पता लग गया कि इस बच्चे ने कलश को स्थापित किया है तो किसी का बचना संभव नहीं है, इसलिए धर्मपद को मरना होगा। इस बात से शिवेरी सांतरा बड़े क्रोधित हो जाते हैं। भीषण वाद विवाद छिड़ जाता है। ये सब देखकर धर्मपद गहरी चिंता में पड़ जाता है और वो सोचता है कि यदि मेरे जीवित रहने से इन सब का सर काट दिया जाएगा तो इससे अच्छा है कि मैं आत्म बलिदान कर दूं ताकि सबके प्राण बच जाएं। और उसी पल धर्मपद नवनिर्मित सूर्य मंदिर के शिखर पर चढ़ जाता है। तभी वहां नरसिंह देव भी आ पहुंचते हैं। और सूर्य महाप्रभु को शून्य में स्थापित देख वे भी आनंद से भर जाते हैं और शिवेरी सांतरा की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वो ये भी घोषणा करते हैं कि माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन शिवेरी सांतरा कहते, राजन तिथि तो अच्छी, लेकिन मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये शुभ नहीं। किंतु राजा अपनी बात पर अड़ जाते। शिवेरी सांतरा को दुख होता है और कोई वाद विवाद किए बिना वे हमेशा के लिए वहां से चले जाते हैं। पूर्व निर्धारित तिथि पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद अमंगल होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले विराट सिंह की मूर्ति नीचे आ गिरती है। तत्पश्चात मंदिर की शिलाओं का गिरना भी शुरू हो जाता है। नरसिंह देव को अब समझ में आता है कि शिवेरी सांतरा का कहना सही था, लेकिन देर हो चुकी थी। बहुत साल बाद मंदिर के आसपास जंगल उगा और ये मंदिर घने जंगलों के बीच छुप गया। जब अंग्रेजों ने जंगल के बीच इस मंदिर को देखा तो उन्होंने इसका पुनरुद्धार किया। आज आप उसी विशाल मंदिर के भग्नावशेष देख रहे हैं। ये है इस प्रसिद्ध मंदिर की कथा।